दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा कही जाने वाली यूपीएससी की परीक्षा क्या एक फ्रॉड है? हर साल 10 लाख से ज्यादा बच्चे यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, एक सपने के साथ कि एक दिन वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, हेल्थ सेक्रेटरी या फिर पीएम ऑफिस में काम करके देश की सेवा करेंगे। मगर ये जो मोहतरमा आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इनकी वजह से यूपीएससी स्कैम का पर्दाफाश हो गया है। जस्ट इमेजिन, आप सोच रहे हो कि खूब मेहनत पढ़ाई करके यूपीएससी की रेस जीत लेंगे 10 लाख और स्टूडेंट से। फिर सडनली आपको पता लग जाए कि रेस तो पहले से ही फिक्स थी, तो आप पर क्या बीतेगी। तो चलिए मिलते हैं पूजा खेडकर से, जिनकी वजह से देश की जनता का यूपीएससी पर से भरोसा उठ गया है। इनकी रियलिटी इतनी डार्क है कि बेचारी डार्कनेस भी इनसे डर कर रहती है। पूजा जी पुणे में अपनी आईएएस ट्रेनिंग पूरी कर रही थी, मगर इनका बिहेवियर किसी सरकारी कर्मचारी जैसा नहीं था, बल्कि लाड साहब जैसा था। पूजा जी ने प्रोबेशनल ऑफिसर के दर्जे पर ज्वाइनिंग की और तुरंत ही कई स्पेशल प्रिविलेज मांग ली, जैसे कि अपनी प्रिविलेज ऑडी गाड़ी में लाल बत्ती लगाना, वीआईपी नंबर प्लेट होल्ड करना, जो कि एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से अलॉट करवाया गया था। सर्विस रूल कहते हैं कि आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से फेवर नहीं ले सकते हो, मगर पूजा जी ने लिया और महाराष्ट्र सरकार का बोर्ड भी ऑडी पर लगवाया। वेल, आईएएस ऑफिसर हैं, इतनी लग्जरी तो उठा ही सकती है बेचारी, वरना किस काम का वो आईएएस ऑफिसर जिसके पास लाल बत्ती ना हो। लेकिन अगर बात सिर्फ लाल बत्ती और वीआईपी गाड़ी की होती तो शायद किसी को भी ज्यादा फर्क ना पड़ता। लेकिन पूजा की करतूतों ने पूरे देश और सरकार दोनों को ही हिला कर रख दिया। हालात ये बन पड़े हैं कि डायरेक्ट पीएम ऑफिस को इनके केस में इंटरफेयर करना पड़ा। महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक तहसील है जहां पर रहा है पूजा जी का परिवार, जिसमें कि पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स हैं। पूजा के पिता एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, जो कि महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में काम किया करते थे। फिलहाल वो एक पॉलिटिशियन भी हैं, जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में कंटेस्ट किया था। पूजा की माँ उसी तहसील के गांव में सरपंच है, यानी कि पार्टी पैसे वाली है। कुछ वक्त पहले पूजा की मां का एक वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हुआ था, जिसमें वो एक किसान को धमका रही थी बंदूक दिखाकर। बाद में गांव के किसानों ने बताया था कि ये परिवार उनकी जमीन हड़पना चाहता है, वो भी फोर्सफुली। 2021 में पूजा ने यूपीएससी का एग्जाम दिया और उन्हें आईएएस की रैंक भी मिल गई। उन्होंने अप्लाई किया था 2 रिजर्वेशन कैटेगरीज के नीचे, पहला है ओबीसी और दूसरा है पीडब्ल्यूबीडी। डिसेबिलिटी में भी उनको हाईएस्ट कैटेगरी लेवल की रिजर्वेशन मिली थी, लेवल 5 की। लेवल 5 उन लोगों के केस में अप्लाई होती है जहां मल्टीपल डिसेबिलिटी डायग्नोस होती है। पूजा ने यूपीएससी को कहा था कि उनके पास 2 डिसेबिलिटी हैं, एक तो वो विजुअली इंपेयर्ड है, यानी कि ठीक से देख नहीं सकती हैं, और दूसरा वो मेंटली इल है। मगर असली कंट्रोवर्सी की शुरुआत तो हुई थी 22 अप्रैल 2022 को, जब यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने के बाद एम्स ने उन्हें बुलाया, वो भी एक नहीं 6 बार, ताकि वो उनकी डिसेबिलिटी को वेरीफाई कर सके। पूजा ने हर बार एम्स को ठेंगा दिखा दिया ये बोलकर कि उन्हें कोविड है। तब भी बात नहीं बनी तो उन्होंने कहा कि वो एमआरआई स्कैन नहीं करवा सकती हैं। एक सरकारी डिपार्टमेंट है जो कि आईएएस ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट की जिम्मेदारी संभालता है, वो है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। 14 नवंबर 2022 को एम्स ने एक लेटर लिखा इसी डीओपीटी को कि ये जो पूजा नाम की कैंडिडेट है, इसे रिक्रूट ना किया जाए। इसके बाद पहुंच गई वो अपना केस लेकर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पास। ये वो सरकारी बॉडी है जो सरकारी ऑफिसर्स के रिक्रूटमेंट डिस्प्यूट्स को सुलझाता है। पूजा के वकील ने सीएटी को बताया कि वो क्लॉस्ट्रोफोबिक है, इसीलिए एमआरआई नहीं करवा सकती हैं। आप किसी और मेडिकल तरीके से उनको एग्जामिन कर लें, हमें आपत्ति नहीं है। मगर सीएटी ने पूजा के इन दावों को ठुकरा दिया, जिसके बाद पूजा अपना केस लेकर पहुंच गई बॉम्बे हाई कोर्ट, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूजा के हक में फैसला दे दिया। और इसके बाद क्या हुआ, किसी को भी कुछ भी नहीं पता है। कुछ वक्त बाद उनके वकील ने बताया कि उनका एमआरआई हो गया है और उनको क्लियरेंस भी मिल गई है। रिसेंटली हुए खुलासों में ये बात सामने आई कि पूजा ने एक प्राइवेट मेडिकल फैसिलिटी से एमआरआई डॉक्यूमेंट्स बनवाकर सबमिट किए थे, एम्स न्यू दिल्ली से नहीं। इसके बाद ये मैटर यहीं दब गया। इसके बाद पूजा की ट्रेनिंग शुरू हो गई और यहाँ भी कई सारे झोल सिस्टम के सामने आ गए, क्योंकि पूजा को भंडारा जिले में पोस्टिंग मिली थी, मगर ना जाने कैसे उन्हें पुणे में ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी मिल गई। बता दें कि जो भी कैंडिडेट यूपीएससी एग्जाम क्लियर करता है, उन्हें 2 साल के प्रोबेशन पीरियड से गुजरना पड़ता है। ये उनका ट्रेनिंग का पीरियड होता है। 3 जून 2024 से पूजा की ट्रेनिंग शुरू होनी थी, मगर दिक्कतें ट्रेनिंग शुरू होने से पहले ही शुरू हो गई। पुणे के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सुहास तिवासी ने एक 25 पेज की रिपोर्ट सबमिट करी नितिन गाडरे को। इस रिपोर्ट में सुहास ने लिखा कि पूजा की डिमांड्स तो बहुत हाई हैं, लेकिन शायद उन्हें
उन्हें ये नहीं पता था कि पूजा जी आज से नहीं बल्कि कई महीनों पहले से ही डिमांडिंग रह चुकी हैं। दरअसल 18 मई 2024 पूजा ने नवी मुंबई के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस विवेक पंसारे को कॉल किया और कहा कि जिस आदमी को उन्होंने पकड़ा है चोरी के मामले में उसे तुरंत जाने दें। हालांकि दबाव के बावजूद विवेक पंसारे ने उनकी बात नहीं मानी और वो आदमी अभी भी जेल में है। अब पूजा जी उस चोर से इतना लगाव क्यों दिखा रही थी, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है किसी के भी पास। यानी पूजा आईएएस बनने से पहले ही पुलिस को धमकाने लग गई थी। पुणे के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बताते हैं कि पूजा अपनी ज्वाइनिंग डेट से पहले ही अपने पर्सनल कैबिन और इंटीरियर्स की मांग करने लगी थी। उन्होंने मैसेज करके बकायदा ये लिखा था कि मेरे आने से पहले सारे इंतजाम हो जाने चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने अपने लेटर में बताया कि जैसे ही एडिशनल कलेक्टर 4 दिन के लिए मुंबई गए, पूजा ने तुरंत उनका चैम्बर अपने कब्जे में कर लिया और अपने फर्नीचर वहां लगवा दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने नाम का बोर्ड तक चैम्बर के बाहर लगवा दिया। उसी दिन फिर पूजा के पिताजी का फोन कॉल आया तहसीलदार को। उन्होंने धमकी दी कि तुम मेरी बेटी को परेशान कर रहे हो जो कि एक वुमेन ऑफिसर है। इन सारी करतूतों के लिए तुमको कई चीजें झेलनी पड़ेंगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूजा ने एक मॉक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी इनकम 0 है क्योंकि उनके पेरेंट्स साथ में नहीं रहते हैं। उनका उनके पिताजी के साथ कोई संबंध नहीं है, जबकि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने अपने लेटर में लिखा है कि 12 से 13 जून को उनके पिताजी डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस में आए थे और उन्होंने ऑफिशियल्स को डांट लगाई थी कि मेरी बेटी को ऐशो आराम वाली चीजें यहाँ अभी तक क्यों नहीं दिलवाई गई हैं। बता दें कि खुद को गरीब बताने वाली पूजा के पास 110 एकड़ खेत है, 6 प्लॉट और 7 फ्लैट्स हैं। इतना ही नहीं, उनके पास 900 ग्राम सोना और डायमंड भी है। उनके पास एक सोने की घड़ी है जिसकी कीमत 17 लाख रुपए है। उनके पास 4 लग्जरी गाड़ियां हैं जिसमें ऑडी भी शामिल है। वो 2 कंपनियों में हिस्सेदारी भी रखती हैं, यानी कि अकेले सिर्फ उनके पास 17 करोड़ की प्रॉपर्टी है। वापस आते हैं पूजा की डिमांड्स पर। पूजा ने अपने प्राइवेट ऑडी के लिए लाल बत्ती, वीआईपी नंबर प्लेट और एक महाराष्ट्र सरकार बोर्ड की मांग की थी। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने कहा कि उनके पास ट्रेनिंग करने के लिए कई प्रोबेशनरी ऑफिसर्स आ चुके हैं, पर आज तक किसी ने ऐसी फैसिलिटी की डिमांड नहीं की। इनफैक्ट जो प्रोबेशन में होता है उनको एक ऐसी फैसिलिटी मिलती ही नहीं है। फिलहाल मीडिया में खबरें आ पाई, इसीलिए इन्हीं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को हमें धन्यवाद करना चाहिए, वरना हम लोग ऐसे ही एक और फ्रॉड से अनजान रह जाते। मजेदार बात तो यह है कि इस कंट्रोवर्सी के बाद महाराष्ट्र सरकार ने उनको ट्रांसफर कर दिया वासिम डिस्ट्रिक्ट में, जहां वो अपनी प्राइवेट ऑडी गाड़ी में नहीं बल्कि एक साधारण बोलेरो में अब ट्रैवल कर रही हैं। बट क्या इतनी बड़ी बड़ी बातों की सजा सिर्फ ट्रांसफर होने चाहिए? सोचने वाली बात है। फिलहाल सरकार तो कह रही है कि जांच जारी है, मगर हमारे देश में जांच कैसे होती है ये तो आप और हमें सभी को पता है। पूजा ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा कि वो वासिम जिले को ज्वाइन करने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं और ज्वाइनिंग वाले दिन वो पहुंची ही नहीं। पूजा खेड़कर की कहानी बहुत लंबी है और ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई है, जैसे कि आखिर उन्हें ओबीसी रिजर्वेशन का कोटा मिला कैसे। तो 1990 में मंडल कमीशन के कई सजेशंस को हमारी सरकार ने इंप्लीमेंट किया था, जिसके अकॉर्डिंग ओबीसी को 35% रिजर्वेशन मिला सरकारी इंस्टीट्यूट्स और गवर्नमेंट जॉब्स में, लेकिन कुछ कंडीशंस पर। ये कंडीशन थी कि आपके माता पिता सरकार में ग्रुप ए या फिर ग्रुप बी ऑफिसर नहीं हो सकते हैं और आपकी सालाना इनकम 8 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती है। इन 2 कैटेगरीज को कहा जाता है क्रीमी लेयर, यानी कि आप ओबीसी कम्युनिटी से तो हो पर आप वैसे ही प्रिविलेज्ड हो तो आपके लिए रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्वेशन है बस नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए। मगर पूजा के पिताजी के इलेक्शन एफिडेविट में 40 करोड़ की जायदाद पाई गई है और 43 लाख की सालाना इनकम, मगर फिर भी पूजा जी को ओबीसी की नॉन क्रीमी लेयर की रिजर्वेशन दे दी गई। हंसी तो आपको इस बात पर आ जाएगी कि डीओपीटी जो कि पूजा के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उनकी वेबसाइट में दिया गया है कि पूजा की 7 प्रॉपर्टीज है अहमदनगर और पुणे में, जिसकी टोटल वैल्यू 17 करोड़ और उनकी प्रॉपर्टी से उनकी सालाना इनकम 48 लाख रुपए है। 2 तो उनकी मां ने उनको गिफ्ट करी थी और 5 उन्होंने खुद खरीदी है, और इसी महान डीओपीटी ने उनको नॉन क्रीमी लेयर का ओबीसी रिजर्वेशन भी दिया है। फिलहाल पूजा और उनके पिताजी दोनों पर ही इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आपको बता दें कि पूजा खेड़कर की ऑडी पर 27,000 का चालान है, मगर जैसे ही पुलिस उनकी गाड़ी जब्त करने पहुंची, वो गाड़ी उन्होंने अपने घर से हटवा दी। यहाँ पर ये बात साफ होती है कि आज के वक्त में आईएएस ऑफिसर्स देश के भले के लिए कम बल्कि अपनी जेब के भले के लिए ज्यादा सोच रहे हैं। फॉर्मर आईएएस ऑफिसर और आरबीआई गवर्नर डी सुब्बा राव ने कहा कि 25% आईएएस ऑफिसर्स या तो करप्ट हैं या फिर इनकॉम्पिटेंट हैं और या फिर इनएफिशिएंट हैं। और प्रॉब्लम यह है कि इन आईएएस ऑफिसर्स के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करना ही इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है और कई बार सरकार परमिशन ही नहीं देती है। अप्रैल 2022 में सीबीआई कई आईएएस ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती थी, जो 2200 करोड़ के पीएफ स्कैम में पकड़े गए थे, मगर यूपी सरकार ने परमिशन देने से मना कर दिया।
एक सीनियर आईएएस ऑफिसर ने कहा कि आईएएस ऑफिसर्स के इतने अच्छे कनेक्शंस होते हैं, इसीलिए अगर किसी पर आरोप भी लगे तो वो अपने कनेक्शन यूज करके इन्वेस्टिगेशन बंद करवा देते हैं। इवन सरकार के खुद के डेटा के अनुसार साल 2016 से 2019 के बीच में उनको 2500 करप्शन के केसेस मिले थे इन आईएएस ऑफिसर्स सिविल सर्वेंट्स के खिलाफ, मगर कन्विक्शन मिली सिर्फ 2 आईएएस ऑफिसर्स की। यानी कि हमारा पूरा सिस्टम ही खराब है। किसी ना किसी सरकार को तो इन आईएएस ऑफिसर्स और इनके पैसों पर सर्जिकल स्ट्राइक तो करना ही पड़ेगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब लोग सरकार पर भरोसा छोड़कर खुद ही इनका समाधान निकालने पहुंच जाएं। फिलहाल के लिए मेरी तरफ से इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो शेयर करना ना भूलें।